हाँ जी, तो कैसे हैं सब? क्या हाल चाल है? आपको आज जेआईजेल की स्ट्रैटेजी भी मिल गई होगी, तो आई होप जेआईजेल की स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि वो प्रैक्टिकली बहुत ईजी है टू इम्प्लीमेंट। जस्ट फोकस टू डेज स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली ऑन जेआईजेल। कोई और सब्जेक्ट मत छूना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। सबसे पहला पेपर अगर अच्छा चला जाता है ना, तो एक अलग मोटिवेशन आता है, जील आती है एक पूरे आपके ग्रुप को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो अब जो 2 दिन है आपके, वो आप पूरा पूरा फोकस करोगे ऑन जेआईजेल। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी केस स्टडीज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस स्टडीज फॉर जीआईजी, सॉरी, केस स्टडीज फॉर आपकी कंपनी लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स। देखो, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज यहाँ पे मैं आपको 10 करा रही हूँ। बहुत सारी हैं, आपको भी पता है सिलेबस में बहुत सारी केस स्टडीज हैं, बट ये जो 10 केस स्टडीज हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्योंकि एग्जाम जस्ट आने वाले हैं, इस वीडियो के थ्रू आप फटाफट रिवाइज करोगे तो आपको एग्जाम तक बहुत चांसेस हैं कि वो याद रहेंगी, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में वो रिवाइज रहेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखो, केस स्टडीज हर कोई पढ़ता है। मैं भी अपनी क्लासेस में जो बच्चों की क्लास लेती हूँ, बहुत सारी केस स्टडीज करवाती हूँ, बट प्रैक्टिकली उनको याद रखना एग्जाम तक वो पॉसिबल नहीं है, आप चाहे कितने ही अच्छे से कर लो। एट द एंड यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पस क्या है? देखो, पहले तो मैं इस वीडियो में आपको जितना बेस्ट हो सकता है मैं आपको यहीं कहीं रिवाइज करवा दूंगी, ताकि आपको एक्स्ट्रा कहीं पढ़ना ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से हम ये केस स्टडीज करेंगे। एंड सेकेंडली, जिस दिन एग्जाम है, आप रास्ते में जा रहे हो, मोबाइल सबके पास होता है, आप ये वीडियो देख लो, 2x पे चला के बस सुनते रहो, आपको तब भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इस तरीके से रखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वरना समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो अब हम अपना फर्स्ट केस जो कि सेलमन वर्सेस सेलमन एंड कंपनी लिमिटेड है वो देखते हैं। दिस लैंडमार्क केस एस्टैब्लिश्ड विद लीगल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हम एंटिटी भी कह सकते हैं फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, फटाफट सुन लो। सेलमन जो था एक सोल प्रोपराइटर था, जिसका काम मतलब जो लेदर मर्चेंट था और बूट मैन्युफैक्चरर था। तो हुआ क्या, उसको एक दिन आइडिया आया कि ऐसा करते हैं, एक कंपनी फॉर्म करते हैं। तो बस सोचने की देर थी, उसने कंपनी फॉर्म करी। जो उस टाइम बिल्कुल उसका जो बिजनेस चल रहा था वो अच्छा खासा चल रहा था, सॉल्वेंट था। तो इसने अपना वो सोल प्रोपराइटर का बिजनेस जो है वो सेल कर दिया उस कंपनी को। कौन सी कंपनी को? सेलमन एंड कंपनी लिमिटेड, जो उसने बनाई थी। और बदले में उसको क्या मिला? उसको डिवेंचर्स मिले और कैश मिला। कंपनी की तरफ से डिवेंचर्स मिले, जो ये जो सेलमन है ये डिवेंचर होल्डर बन गया और साथ में ही कैश मिला। तो अब इस मोमेंट पे वो क्या था? वो एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, शेयर होल्डर था एंड साथ में डिवेंचर होल्डर था। साथ ही में जब इसने कंपनी फॉर्म करी थी तो उसमें इसने अपनी वाइफ, अपनी डॉटर और अपने 4 सन, उन सबको क्या कर दिया था? शेयर होल्डर बना दिया था। ठीक है, तो ये सब चलता रहा। अब एक बार क्या हुआ, जब ये कंपनी थोड़ी सी जैसे फ्लरिश नहीं कर रही थी, अच्छे से रन नहीं कर रही थी, लॉसेस होने लगे कंपनी में, तो जो उसके डिवेंचर होल्डर्स हैं उन्होंने एक रिसीवर अपॉइंट किया और कंपनी को लिक्विडेशन में भेज दिया। अब कंपनी का ये कहना था कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनकी पहले बात रखी जाए, उनका जो पैसा है सबसे पहले चुकाया जाए। इसने सेलमन ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे भी लॉस हुआ है तो सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। तो ये जो केस है ये गया हाई कोर्ट में। ठीक है, अब ये हाई कोर्ट में गया तो वहां पे डीपली एनालिसिस करा गया और ये देखा गया कि जो कंपनी है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। मतलब यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनके ये घूम रहा था, इसकी एंटिटी जो है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स कंपनी। और जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो आउटसाइडर्स हैं, पहले उनका पैसा चुकाया जाएगा। ठीक है, और फिर इसके पास जाएगा, तभी ये जो है एक लैंडमार्क केस बना और जो प्रिंसिपल है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का वो यहां से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको आएगा कंपनी लॉ का और उसमें आप ये देखोगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी लिखा हुआ है और साथ में ये आया कि डिसाइडेड केस लॉ से आप इसको रेफर करो और उसका जो रेफरेंस दो उस केस का, तो आप किस केस का दोगे? सेपरेट लीगल एंटिटी में सेलमन वर्सेस सेलमन एंड कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, समझ में आया? नाउ हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है एचपीटी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच। तो हुआ क्या इस कंपनी में? देखो, सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट आपका अल्ट्रा वायरस है। अब अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा एमओए है उसमें जो ऑब्जेक्ट स्टेटेड है, ठीक है, हमें उसको ही लेके चलना है, उसके ही पद चिन्हों पे चलना है, उसको ओबे करना है जो भी हमने एमओए में अपने ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। ठीक है, जो हमारे क्लॉजेज हैं वो सारे हमें आंख बंद करके उसके पद चिन्हों पे चलना है। बट अगर हम इसके बियॉन्ड कुछ करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके बियॉन्ड कुछ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा अल्ट्रा वायरस कहलाता है और वो वॉइड होता है, उसकी कोई लीगैलिटी नहीं होती। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली हुआ क्या, जो हमारा ये रेलवे कैरेज जो कंपनी थी
रेलवे तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू मेक एंड सेल और लैंड और हायर रेलवे प्लांट्स टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट था। अब हुआ क्या, जो ये सामने मिस्टर रिच है, तो उसमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया टू फाइनेंस देम। ठीक है, कि उनको फाइनेंस करना है। अब जबकि ये क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज नहीं था और ये उसके बियॉन्ड जा रहे थे, तो नेक्स्ट डे इन्होंने जो एशबरी रेलवे कैरेज वाले हैं वो गए कि ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रा वायरस है, मतलब वॉइड है और इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं कर सकते। बट उन लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो आप ब्रीच कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने समझाया कि भाई ब्रीच करना है तो तब है ना जब कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, हम अल्ट्रा वायरस कर रहे हैं, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो केस जो बना, जो जजमेंट आई वो यही आई कि कोई भी अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव करते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो जो आपके एमओए में नहीं लिखा हुआ है, तो उसका मतलब वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ऑब्जेक्टिव वॉइड रहेगा जिसका कोई लीगैलिटी, जो लीगैलिटी नहीं होगी, आप उस पर काम कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये इस केस में था। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अल्ट्रा वायरस के रेफरेंस में देना है केस, तो आप इस केस का मेंशन करोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस क्या है? आप अब जो थर्ड केस है आपका वो है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। ये 1856 का केस है और ये आपका क्या है, ये इसको टर्कवेंट रूल भी कहते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इसको स्टार मार्क कर लेना। अगर एग्जाम में आता है टर्कवेंट रूल एक्सप्लेन करो, तो उसका मतलब यही है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इसमें आपकी जो थर्ड पार्टी होती है हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि इंटरनली मैनेजमेंट में क्या चल रहा है उसका हमें नहीं पता। हमें पता होना चाहिए क्या, ऊपर का, जैसे एमओए है या और जो कंपनी की चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज एमओए बनता ही इसलिए, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। बट इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है वो हर किसी को पता हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली अंदर की बात किसको पता होगी बाहर से। तो बेसिकली इस चीज में क्या हुआ, ये जो बैंक है ना, ये ऑथराइज था टू बोरो बॉन्ड्स। ठीक है, बट बाय वे ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन पास करके आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड्स को बोरो कर सकते हो। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने टर्कवेंट को बॉन्ड्स दे दिए विदाउट पासिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन पास नहीं करा। अब रेजोल्यूशन पास नहीं करा तो वो क्या हो गया, वो पूरा का पूरा जो बॉन्ड है वो इलीगल हो गया। ठीक है, इस चीज पे उसने क्वेश्चन उठाया और उसने केस करा कि ये आप किस तरीके से कर सकते हो और हमें नहीं पता। आपने अब हमें क्वेश्चन कर रहे हो कि हमने आपको बॉन्ड्स दिए थे या कुछ था, तो हमें क्या पता आपने रेजोल्यूशन पास कराया कि नहीं कराया। ठीक है, तो इसको टर्कवेंट रूल भी कहते हैं और इसमें ये था कि गिव प्रोटेक्शन टू अ थर्ड पार्टी हु डील विद द कंपनी इन गुड फेथ। वो तो टर्कवेंट तो गुड फेथ में ही काम कर रहा था ना, और उसको नहीं पता रेजोल्यूशन पास कराया कि नहीं करा, तो इसलिए ये जो चीजें हैं इसके अगेंस्ट थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इस वाले केस में ज्यादा कुछ नहीं था। ये बेसिकली क्या है, भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वर्सेस कन्हैया लाल 1940 का केस है। जो केस ये एग्जामिन करता है कि जो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप फिड्यूशियरी रिस्पांसिबिलिटी दे ओ टू द कंपनी। ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होती है कंपनी की, कि जो आपकी ना तो आप एजेंट होते हो ना ट्रस्टी होते हो, डायरेक्टर्स की फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। ठीक है, ना तो वो ये क्लेम कर सकते हैं कि वी आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो देयर सम काइंड ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। तो जो भी डायरेक्टर्स की पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो उसके ऑब्लाइज्ड हैं, उनको अपनी निभानी ही निभानी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस देखो, फिफ्थ वाला केस, हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड 1995 का केस है और ये जो है ये आपका डिपिक्ट करता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि जो हिंदुस्तान लीवर के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने ही केस कर दिया था अपनी कंपनी हिंदुस्तान लीवर पे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने, जो हिंदुस्तान लीवर है, उसने फैसला किया कि जो हमारी फैक्ट्री है हम उसको शट कर देंगे। अब शट करने से क्या होगा, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, शेल्टर चला जाएगा, खाने पीने के वांदे पड़ जाएंगे। तो इसमें उसने बोला कि भाई आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एक हक है। आप ये तो देखो कि आप एकदम से कोई चीज शट कर दोगे तो सामने वाला कहाँ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उनका वेलफेयर और ये सब देखना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सीएसआर के अंतर्गत। तो इस केस के बाद ये चीज हाईलाइट की गई और इसको इंपॉर्टेंस दी गई। अब तो ये मैंडेटरी हो गई है इन एवरी कंपनी सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना, बट उस टाइम सीएसआर देखो होता था हमेशा से। सीएसआर वाला कॉन्सेप्ट है कि जो कंपनी है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है थ्रू द सोसाइटी, टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स इट्स वेलफेयर, ये सब है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ये हाईलाइट करता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब जो हमारी नेक्स्ट केस है वो है मैनियर वर्सेस हुपर्स टेलीग्राफ वर्क्स लिमिटेड। इसमें बेसिकली क्या था, ये जो मैनियर था ये माइनर था एंड जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो माइनर्स के अगेंस्ट था इन हुपर्स टेलीग्राफ वर्क्स लिमिटेड। बेसिकली इस माइनर के अगेंस्ट
रेजोल्यूशन मतलब माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो है रेजोल्यूशन पास हुआ, तो वो चैलेंज किया गया कि इस तरीके से आप कैसे कर सकते हो। पहले क्या रूल होता था, मेजोरिटी रूल होता था कि जो भी मेजोरिटी ने डिसाइड कर दिया वो फाइनल, फुल एंड फाइनल हो गया, हम माइनॉरिटी की नहीं देखेंगे। तो ये जो केस था, ये एक केस ऐसा था जहां पर ये बोला गया और समझाया गया कि भाई मेजोरिटी ठीक है अपनी जगह, बट अगर आप माइनॉरिटी, मेजोरिटी अपनी जगह ठीक है, बट माइनॉरिटी का भी आपको ख्याल रखना है। आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट है उसको हैम्पर कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन को हैम्पर कर रहा है। तो इस केस में बेसिकली यही हुआ था, एक जजमेंट फिर पास हुई थी कि जो मेजोरिटी रूल है वो माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, कोई दादागिरी टाइप से नहीं हो रही है। तो ये वाला जो केस था, ये था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑन मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इन कंपनी लॉ, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। तो आप कोई भी रेजोल्यूशन के थ्रू ही एक अपना जजमेंट पास करते हो, एक फाइनलाइज होता है। तो आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका केस है इन तुलिका वर्सेस पेरी एंड कंपनी। ये कुछ नहीं है, ये है कंपनी एज नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस। तो बेसिकली जहां पर कंपनी रिसाइड कर रही है, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कुछ भी हो, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही उसका क्या है, उसका रेजिडेंस है, और जिस कंट्री में है वो उसकी नेशनैलिटी है। वेयर द मीटिंग्स ऑफ द होल कंपनी और दोज हु रिप्रेजेंट इट आर हेल्ड एंड वेयर द गवर्निंग बॉडी मीट्स इन बॉडीली प्रेजेंस ऑफ द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड एक्सरसाइज द पावर्स कंफर्म्ड अपॉन इट स्टैट्यूट बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बेसिकली वही उसकी नेशनैलिटी एंड उसका रेजिडेंस माना जाएगा। अब जो ये 8th वाला केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और जो स्टूडेंट जेआईजीएल वाले हैं उनका भी जो है वो आर्टिकल 32 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस है इसमें। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी। बेसिकली आरसी कूपर क्या है, एक शेयर होल्डर थे, ठीक है। ये जो केस है ये आपका 1970 का केस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इसमें, एंड इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि नेशनलाइजेशन होना था 14 बैंक्स का, जिसमें कि 2 बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी थे। अब ये जो दोनों बैंक्स थे उसमें शेयर होल्डर जो थे, जो डायरेक्टर शेयर होल्डर थे, वो थे आरसी कूपर, ठीक है। और ये जो नेशनलाइजेशन होना था वो उस बेसिस पे होना था कि जो बैंक्स हैं उनका नेशनलाइजेशन होगा, मतलब पूरी कंट्री में फैसिलिटीज हर कोई अवेल कर पाएगा बैंक्स की। तो ये जो नेशनलाइजेशन हुआ ये पहले 14 बैंक्स का हुआ, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिपॉजिट्स। तो जिन लोगों के भी 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स थे उन बैंक्स को उठा के नेशनलाइज कर दिया गया। और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो चीज थी, वो बेसिकली ये थी कि जो ये लाया गया एक्ट, जो मतलब ये ऑर्डिनेंस, क्योंकि सेशन में तब नहीं था पार्लियामेंट, तो ऑर्डिनेंस करके, जो जिन लोगों को पता नहीं है वो गूगल कर सकते हैं, या मैं फटाफट चलो बता देती हूँ। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब भी आपको कोई इमरजेंसी में चीज लानी होती है और आपका जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, तो आप पहले उसको ऑर्डिनेंस ला के पास कर देते हो, और फिर जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में दोबारा आएगा वहां आप उसका बिल पास करोगे, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में, ठीक है। तो ये जो था, ये पहले ऑर्डिनेंस आया कि हम जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। और उसके 2 दिन बाद ही, जस्ट 2 डेज बाद, आपका जो पार्लियामेंट है वो सेशन में आने वाला था, ताकि ये जो ऑर्डिनेंस है इस पे लोगों को सोचने का, रिएक्ट करने का मौका ही ना मिले, और फटाफट ये चीज पास होके पूरा का पूरा अच्छे से रेगुलेट हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें जो पिटीशन फाइल करी वो आरसी कूपर ने करी। तो सबसे पहले तो ये था कि क्या वो पिटीशन फाइल कर सकते थे ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब ये था, जो पिटीशन थी वो अंडर आर्टिकल 32 थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें आपके क्या है, इसमें आपके 5 रिट्स हैं, ठीक है। कल का भी आपका रिवाइज हो जाएगा जेआईजीएल का। इसमें 5 रिट्स हैं आपके। आपका पहले हैबियस कॉर्पस, फिर आपका मैंडेमस, सर्शियोशारी, को वारंटो एंड क्यो वारंटो, एंड 5th वाला कमेंट करके बताना 5th वाला कौन सा है, ठीक है। तो उसके अंडर आरसी कूपर ने पिटीशन डाली कि ये जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैम्पर हो रहे हैं, ठीक है, कि मुझे जो मेरे राइट्स हैं, हिज राइट्स आर आल्सो इन्फ्रिंज्ड, ठीक है। तो ये बोला गया कि पहली बात तो आप कंपनी के अगेंस्ट नहीं कर सकते फाइल, कंपनी के बिहाफ पे नहीं कर सकते फाइल, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला, हेल्ड दैट वेयर द लेजिस्लेटिव मेजर्स डायरेक्टली टच द कंपनी ऑफ विच द पिटिशनर इज अ शेयर होल्डर। अब ये उस कंपनी में शेयर होल्डर थे, उस बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। He can petition on behalf of the company if the implemented action, his rights are also infringed. Basically वो जो rights हैं वो infringed हो रहे हैं, ठीक है। Now the constitution at the instance of a director as a shareholder of the company and granted relief. It is therefore to be noted that an individual's right is not lost. Individual का right सिर्फ इस वजह से हम खारिज नहीं कर देंगे कि वो of the fact that he is a shareholder of the company. He has a right, fundamental rights जो हैं उनको पूरा का पूरा आपको क्या देना होगा, पूरा आपको वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जजमेंट था। बेसिकली इसमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि क्या एक अकेला शेयर होल्डर फाइल कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी पिटीशन, तो हाँ वो कर सकता है, ठीक है। इसका रेलेवेंस मैंने, और इस कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, अब कंपनी सिटीजन नहीं है, उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट उस कंपनी में अगर कोई शेयर होल्डर है और ऑल टुगेदर उसके फंडामेंटल राइट्स
इन्फ्रिंज हो रहे हैं या अफेक्ट हो रहे हैं तो वो पिटिशन फाइल कर सकता है। ये था केस, ठीक है। तो बेसिकली इस केस को मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड किया, बेसिकली तो ये देखो इंपॉर्टेंट केस है, एंड सेकेंडली आपका जीआईजीएल में रेफरेंस है और इसमें भी रेफरेंस था, ठीक है। नाउ ये जो है ये आपका पायनियर प्रोटेक्टिव ग्लास फाइबर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फाइबर ग्लास Pilgington Limited in 1986. Effect of change in name clause. In spite of a change in name of the entity of the company continues. ठीक है, the company is not dissolved, nor does any new company came into existence. मतलब इफेक्ट हो रहा है चेंज का, ऐसा नहीं हो रहा है कि हो चुकी है। तो नेम क्लॉज है, चेंज हो रहा है तो प्रोसेस में है, हम बोल सकते हैं इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि ना तो वो कंपनी डिसॉल्व हुई है और ना ही न्यू कंपनी है केम इनटू एग्जिस्टेंस इफ एनी लीगल प्रोसीडिंग इज कमेंस्ड। अगर कोई ऐसी चीज शुरू होती है आफ्टर चेंज द नेम against the company in its old name, the company should be treated as if it is not in existence. ठीक है, it is not an incurable defect and the plaint can be amended to substitute the new name. तो बेसिकली इसमें ये बोल रहा है, तो बहुत सिंपल था, ठीक है। आप इस केस का रेफरेंस देख लेना यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल था कि अगर कोई ऐसा है कि नाम चेंज हो चुका है, उसके बाद ओल्ड नेम में किसी ने जो है कंपनी का अगेंस्ट फाइल कर दिया कुछ अगेंस्ट में, तो वो माना जाएगा कि वो कंपनी एक्सिस्टेंस में नहीं है और उसको बोलेंगे अमेंड करो, न्यू नेम के अंडर आप हमें वो करो, ठीक है। अभी जो लास्ट केस है आपका वो है साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस टाटा सन्स। ये बहुत ज्यादा केस जो है वो हाईलाइट भी हुआ था, ठीक है। ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का था। If any company decides to alter its articles having effect of conversion of private company into public company or a public company into private company, it is required to pass a special resolution and this under section 14, ठीक है। It requires approval of tribunal. So the right to alter articles so important that a company cannot in any manner either by express provision of the articles or by independent contract deprive itself of the powers to alter its articles. मतलब कुछ भी हो, आर्टिकल ऑल्टर करना होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस थे और मैंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में देखो आप लोगों को 10 के 10 समझा दिए हैं, ठीक है। कुछ मैंने ऐसी क्योंकि वो बहुत आसान थे मैंने ऐसे छोड़ दिए। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको केस नहीं डिस्क्राइब करना। अब आप जरा इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, ये जो सारे केसेस हैं इसका आपको सिर्फ रेफरेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बात करी सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, तो इसमें की पॉइंट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से ये केस एग्जिस्टेंस में आया और लैंडमार्क केस बना। उसने हमें क्या समझाया, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि भाई आप, ये सिचुएशन है, आप इसके रेफरेंस में हमें डिसाइडेड केस लॉ का नाम बता दो। तो आपको उस तरीके से ये काम करना है। ये नहीं पूछेगा कि सैलमन लेदर मर्चेंट था नहीं था, उसको शेयर्स मिले थे, डिवेंचर्स मिले थे, वो कुछ नहीं पूछने वाला है। तो अगर यहाँ पे किसी बच्चे को ये लग रहा है कि यार मुझे केस ढंग से समझ में नहीं आया, तो केस समझने की जरूरत भी नहीं है। केस सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन पर्पज से है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया ताकि आपको याद रहे। बट अब आपका होमवर्क सुन लो। एक तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर मैं आपको कल कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी और अभी आप इसको करोगे, ठीक है। दूसरा चीज, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बट अगर एक शॉर्ट होमवर्क आप करोगे तो उससे आपको और ध्यान में रहेगा। पीडीएफ तो निकाल ही लेना, बट एक पेपर पे केस का नाम लिखोगे और जो आपका पर्पस है सेपरेट लीगल एंटिटी, आपको करना क्या है, आपको लिखना है केस नंबर 1 सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड और उसके नीचे लिखना है सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉन्सेप्ट क्या था, लीगल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स इट। इससे आपको क्या ध्यान रहेगा, ये वाला केस था, इसके रेफरेंस में ये बात हुई थी, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, एंड दैट्स इट। इतना अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप इतना तो लिख दो, ठीक है। अब आप ये देखो क्वेश्चन, ये है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देती हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो दोगे और इसका आंसर मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे आज रात को दे दूंगी या कल सुबह दे दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन है, प्लैनेट लिमिटेड रिसीव द चेक फ्रॉम अर्थ लिमिटेड, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अर्थ लिमिटेड प्रोवाइड द चेक्स इशूड बाय द कंपनी नीड टू बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड काउंटर साइंड बाय द सेक्रेटरी। The directors not the secretary who signed the check was appointed properly and thus the check issued was not valid. Planet Limited sued the company for the irregularities in the procedure. Is Planet Limited liable for relief? Yes or no? और अगर है liable तो क्यों है, ठीक है। आपको 1 word आंसर देना है सिर्फ, हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और yes और no, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मुझे आंसर चाहिए अभी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। JIGL का कल से पूरा प्रॉपर आपको जो टारगेट फॉलो करना है, बिलीव मी, आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। यही बोलना है और बहुत आसान है आपको एग्जाम क्रैक करना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।